तो ध्यान देना कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लेक्चर नहीं बना पा रहे थे इसका, फिजिक्स का, ठीक है। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस हम लोग का खत्म हो चुका है, तो फिजिक्स का जो 2024 में एक पेपर आया है जिसका कोड है 346 FS, उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना। आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक कितना होगा 70, और ये निर्देश दिए रहेंगे आवश्यक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अभी PDF सेंड हो जाएगा, ठीक। एग्जाम में भी पढ़ लीजिएगा एक बार। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ये खंड आ है, ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में कहा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा और या। इसमें सबके अंक विभाजन दिया है, आ बहुविकल्पीय होगा, 1 अंक का होगा, और जो खंड बा होगा अति लघु उत्तरीय है, ठीक है, ये 1 नंबर का होगा। अच्छा, खंड सा जो होगा बेटा वो लघु उत्तरीय प्रकार 1, यानी एक अलग प्रकार का लघु उत्तरीय है जो कि 2 नंबर का है। फिर कह रहा है खंड दा जो है वो लघु उत्तरीय प्रकार 2, इसका जो है प्रत्येक 3 अंक का होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहा है खंड या जो होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा और ये 5 अंक का। क्लियर। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया जाएगा, यानी ऑप्शनल रहेगा, ये करो या फिर ये करो, ठीक है, ये चीज रहेगा। चलो स्टार्ट करते भैया, ध्यान देना। खंड आ का पहला क्वेश्चन दिया है और पहले का दिया है, ध्यान से देखना। कहा है ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है यार। हम सभी ने पढ़ा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो इक्वेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू कितना था, h/p। p क्या था, संवेग था। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यही तो था। अब मैंने गतिज ऊर्जा के फॉर्म में आपको पढ़ाया है, हालांकि हम लोग गतिज ऊर्जा का सिंबल के लिए थे, k इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ कह रहा है गतिज ऊर्जा E है, तो हम लोग E ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर देखना E इज इक्वल टू होता क्या है, हाफ mv²। और ध्यान देना हमको mv की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे E के फॉर्म में, कोई बात नहीं। एक काम करो, 2 यहाँ पर है और m यहाँ पर, 2 को उधर भेज दो तो 2e हो जाएगा, ठीक है, इधर भाग में था उधर गुणे में, 2 इज इक्वल टू mv²। अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, m की यहाँ 1 घात है, v की 2 घात है, तो m का भी 2 घात बना लो। इसके लिए m से दोनों पक्षों में गुणा करा दो, 2me इज इक्वल टू m² हो जाएगा। m का इधर भी गुणा कराएंगे, m² v² का मतलब mv²। वर्गमूल ले लेना दोनों पक्षों की, तो √2me इज इक्वल टू mv। बात समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट होगा तो बताना, हम लोग और स्पीड से पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। मानकर ये चल रहा हूं कि आपको पूरा आता है, बस आपको याद दिलाना है, ठीक। तो mv की वैल्यू कितना हो गई, 2me, लाके यहाँ पुट कर दो, h/√2me। लो भैया ऑप्शन देखो कौन सा है, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट कर दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात, आंसर हो गया, 1 नंबर हो गया। चलो ठीक है, जग जीत लिए हम लोग। दूसरा देखना भाई, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। बहुत आसान बात है, ये मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया है आपको शायद, है ना। और ध्यान देना, हम लोग एक चीज पढ़े थे, अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भरता, आपको हेडिंग याद होगा तो। वहां पर मैंने आपको एक फार्मूला प्रूफ करवाया था, शायद यही था क्या, vd इज इक्वल टू E/m इंटू τ, यही तो था। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर देखना E और m ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, m क्या है, द्रव्यमान, और टा क्या है, अगर ताप कांस्टेंट है तो उस पर ये भी नियतांक है, क्रांतिकाल। बात समझा रहे हैं, तो सबके सब नियतांक हो गए, बचा क्या, E पर निर्भर करता है vd, कैसे, तो vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। आंसर देखो बेटा कौन सा इसमें, थर्ड लगा दो। अच्छा, मिलाते भी चलना, आप लोगों के पास सेट पेपर होगा ना, सेट पेपर ले लो बेटा। और जो मोबाइल जिनके पास नहीं है, बात समझ में आ रही है, 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल यूज नहीं कर पाते होंगे घर पे, ठीक, वो जाके ले लें, 2-4-5 पीस बचा भी होगा, ठीक है। बाकी लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पेपर भेज दिया पहले ही आपको, इसका सोल्यूशन भी अभी मिल जाएगा, ठीक, ग्रुप में। चलो समझ में तो आ रहा है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हो, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग आपने देखा होगा। ये क्या है, परमाणु का, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे। बात समझ में आ रही है।
कुछ ऐसे मुड़ रहे थे, और जैसे जैसे आप नाभिक के समीप जा रहे थे अल्फा कणों का विक्षेप अधिक देखने को मिल रहा था। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, वृत्ताकार तो हो नहीं सकता, सबसे बड़ी बात। क्यों नहीं हो सकता? लॉजिक लगाओ। क्योंकि कोई भी कण वृत्तीय पथ पर तभी घूम सकता है जब उसको अभिकेंद्र बल मिले। वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए ना। ठीक है, अब बताओ अल्फा कण पर चार्ज कैसा होता है? प्लस। नाभिक पर भी कैसा है? प्लस। तो आकर्षण बल तो लगेगा नहीं भैया। बात समझ में आ रही है? आकर्षण बल लगेगा नहीं, और अभिकेंद्र बल की डायरेक्शन किधर की ओर होनी चाहिए? केंद्र की ओर। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार तो होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों तो पहले ही हट गया। दीर्घ वृत्त के लिए भी तो आकर्षण बल चाहिए ना। ओके, अच्छा ध्यान दीजिए। अब देखो अति परवलयाकार आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा घ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, ये भी मैंने टेस्ट में शायद दिया है। बताओ भैया किसके लिए? बताओ। लाल के लिए। कैसे? लॉजिक बताना। क्यों? कुछ लॉजिक पता है? चलो समझना, बात को ध्यान से समझना। इतनी चीज तो आपको दिख रहा है, आपको पढ़ाया गया होगा लेंस मेकर फार्मूला 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r। ये आपने पढ़ा। आपको दिख रहा है कि फोकस दूरी किस में है? हर में। और अपवर्तनांक किस में बेटा? अंश में। कह सकते हैं एक प्रकार से व्युत्क्रम रिलेशन रखता है। मैंने आप क्या कैसे पता चला? गलत कर दो। हाँ वहां लिखो आज पर का। ठीक है ना? ये बायोलॉजी लिया मैथ लिया है? ठीक है, उसको काट दो। हाँ देखते रहे ना, सही चीज है, जो गड़बड़ होगा वो सही करते रहे। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, तो 1/f = देखो व्युत्क्रम रिलेशन रखता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो आप सबसे पहले जानते हो जो sin I/sin r था, स्नेल का नियम। बात समझ में आ रही है? एक कांस्टेंट के बराबर था जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे, 1n2। अच्छा ये बराबर किसके होता था? n2/n, और बराबर होता था λ1/λ2। आप केवल इस रिलेशन को देखो ध्यान से, मैं अपवर्तनांक का और लैम्डा का रिलेशन बता रहा हूँ। आप देखना यहाँ पर n2 क्या है? अंश में। λ2 क्या है? हर में। व्युत्क्रम रिलेशन है कि नहीं है? यानी आप कह सकते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। समझने के लिए क्लियर है ना? अच्छा ये क्यों बताए? क्योंकि लैम्डा के बारे में सबको पता है, बिब्योर से आपने पढ़ा कि सबसे कम भैया तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो वायलेट कलर। बात समझ में आ रही? और सबसे अधिक किसका होता है? रेड कलर। इसी के बीच में सब होते हैं। आप अगर देखें एनसीईआरटी का डाटा तो 390 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर 7500 शायद होगा या 750 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में तो 7500। बात समझ में आ रही है? ऐसे दे रहा था 7800, 4000 से 8000 ऐसे दे रहा था। तो कुल मिला के आपको दिख रहा है कि लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या है? सर्वाधिक। और अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो अपवर्तनांक सबसे कम, और अगर अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी। तो वही तो पूछ रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। बात समझ में आ रही है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। किसके लिए अधिकतम होती है? लाल रंग के लिए, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिकतम होता है। चलो हो गया। कहाँ है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें? ठीक है, और फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित यानी कि केवल धारिता सी हो, संधारित्र की धारिता सी हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। बहुत आसान बात है भाई, अगर परिपथ में धारिता सी होगी तो इसका जो विभवांतर होगा या वोल्टता Vc धारा से पश्चिमगामी होगी। कितना? 90 डिग्री। यही तो है भैया कलांतर धारा और वोल्टेज में। Vc धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती थी ना, याद आ रहा है? घोड़ी सदिश आरेख। ठीक है, तो 90 डिग्री पश्चिमगामी है। यही कलांतर है धारा और वोल्टता के बीच। फाइव कितना हो गया? 90 डिग्री। अब आप सभी जानते हो P पूछा है, व्यय शक्ति। तो औसत शक्ति एक चक्र के लिए कितना होता था? VRMS इंटू IRMS और इंटू cos फाइव। फाइव की जगह कितना रखेंगे? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0। कोई डाउट? क्लियर है एकदम? ठीक है। अच्छा, दो बिंदु आवेशों का वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने का उनके बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है। कह रहा है दो बिंदु आवेश है बेटा, ध्यान से समझना। दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। मान लेना Q1 और Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो R है। कह रहा है वायु में रखा है। किस में रखा है?
तो इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, जो भी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल लग रहा है, कुल मिलाकर 80 न्यूटन का। तो ध्यान देना, वायु में जो बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु के लिए जो आपका परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है, तो वो लिखेंगे नहीं, इनटू Q1 Q2 अपान R²। ये आपको दे दिया 80 न्यूटन, इसको बना लेना फर्स्ट। बात समझ में आ गई? अब आपसे कह रहा है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, वही आवेश होगा उतनी ही दूरी पर होगा। बात समझ में आ रही है? ये बस होगा क्या, इसको हम लोग एक परावैद्युत माध्यम में रखेंगे। किस में रखेंगे? और जिसका परावैद्युतांक मान लेना के, वही तो ज्ञात करना है। ध्यान देना, परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तब इन पर कितना बल लगता है? 8 न्यूटन। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ परावैद्युतांक के भी लिखेंगे, इंटू Q1 Q2 अपान R²। कितना बल लग रहा है? 8 न्यूटन। सेकंड बना लेना। आपसे पूछ रहा है माध्यम का परावैद्युतांक बताओ, यानी के बताना है। एक काम करो, आसान तरीका सबसे यही है, फर्स्ट को सेकंड से भाग कर दो। सबसे नीचे का गुणा कहाँ हो जाएगा? सबसे ऊपर, के मिल जाएगा। करें तो फर्स्ट को आप क्या करना, सेकंड से भाग करवा देना। चलो करवा देते हैं, समझ में तो आ रहा है ना? ओके, LHS को LHS भाग करेगा, RHS को RHS। देखो LHS से LHS को भाग कराओगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये भी बात समझ में आ रही होगी। के का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा 1 में, और यहाँ 1 का गुणा भी कितना हो जाएगा? 1 में। तो कुल मिला के के का गुणा 1 में होगा तो के बटे 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 बराबर 80 बटे RHS का भी तो गुणा कराओ, RHS को भी तो RHS से भाग कराओ। 80 को कौन भाग करेगा? 8। कितना बचा? 10। इसलिए के इज इक्वल टू कितना आ गया? इसमें देखो ऑप्शन कहाँ है? हाँ, कंफ्यूज मत होना, एक और दिया है कि पहला लगाओ और 1 नंबर कटाओ। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से लगाना, और जो दिक्कत देने वाला हो तो उसको पहला ऑप्शन दे देते हैं कि यही लगाओ। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? चलो अगला देखते हैं। खंडवा आ गया भैया। अच्छा, खंडवा भी 1-1 नंबर का है, अति लघुत्तरीय है ना। ध्यान देना, कह रहा है दूसरे का लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात याद कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, याद करो, हम लोगों ने केस स्टडी किया है। मैंने आपको जब पढ़ाया था लेंस मेकर फार्मूला 1/f = n - 1 × 1/r1 - 1/r2। फिर इसके बाद में हम लोगों ने केस स्टडी किया कि भैया फोकस दूरी की निर्भरता 2 चीजों पर, एक तो अपवर्तनांक पर। बात समझ में आ रही है? अपवर्तनांक वाले में 3 केस था। याद करो, जब लेंस का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम से कम हो, दूसरा लेंस का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम से ज्यादा हो, तीसरा लेंस का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम के बराबर हो, जब दिखाई ही नहीं देता था। याद है ना, डुबो होते थे। ये 3 केस था। और दूसरी चीज, इस पर क्या नाम है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर। तो 2 केस किए थे हम लोग, तो उसी में से एक पहले वाले का अपवर्तनांक पर निर्भरता में से एक केस दे दिया, कहा आपको द्रव में डुबोना है कांच को। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वायु में कितना उसका फोकस दूरी था वो ले लीजिए, और उस द्रव में जो हम लोग डुबोए हैं तब उसकी फोकस दूरी कितनी थी वो ले लीजिए, और उन दोनों का आप हमको अनुपात बता दीजिए क्या होगा, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना, बहुत ही आसान काम है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वायु में, जब वायु में था तब उसकी फोकस दूरी 1/f है। कितना कर देंगे बेटा? a का मतलब ईयर, याद रखना। वायु में फोकस दूरी तो इज इक्वल टू n - 1 होता था। अच्छा, n करते क्या थे हम लोग? ये मान लो लेंस है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस कुछ भी रखा होगा। कहाँ रखा है? वायु में। कहाँ रखा है? तो ये कांच ही तो होगा, कांच ही तो होगा, ग्लास, और ये वायु है। तो वायु का अपवर्तनांक Na, कांच का Ng। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लिखते क्या थे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या लिखते थे बेटा? हाँ, तो पूरा अगर लिखे हम लोग तो लिख सकते हैं Ang। वायु में होगा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 × 1/r1 - 1/r2। इसको बना देंगे फर्स्ट। अच्छा, इसी लेंस को द्रव में डुबोया जा रहा है। जब आप द्रव में डुबो दोगे उसी लेंस को, तो यहां पर द्रव का अपवर्तनांक होगा Na,
बात समझ में आ रही है? लिक्विड और ये क्या होगा, इसका अपूर्णांक, कांच का अपूर्णांक Ng। तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, तो फार्मूला बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। Fl लिक्विड में फोकस दूरी इसकी है, तो इज इक्वल टू होगा कितना, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो लिक्विड Lng ग्लास का अपूर्णांक -1 इंटू, ये तो वही रहेगा 1/R1 - 1/R2। अच्छा, इसके बाद भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा। ध्यान क्या देना है, क्या कह रहा है, कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी पहले कह दिया Fa, वायु को पहले कहा, तो इसको अंश में रखना है, किसमें रखना बेटा, अंश में। फिर कहा लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी यानी Fl, लिक्विड में जब चला गया। ये बाद में कहा, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, हर में। इनका अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अनुपात, एक अंश में एक हर में रहेगा, तो ध्यान रखना किसको अंश में रखना है, Fa को, हर में किसको रखना है, Fl को। अब आप इस तरीके से भाग करो कि Fa अंश में चला जाए, अंश में तभी जाएगा जब आप सेकंड को फर्स्ट से भाग करोगे, क्योंकि ये सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है बेटा। चलो हाँ भैया ध्यान देंगे, तो सेकंड को क्या करेंगे हम लोग, सेकंड को भाग करेंगे किससे, फर्स्ट से। चलो कराते हैं, तो 1/Fl अपान 1/Fa इज इक्वल टू RHS को RHS भाग करेगा, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इतना ही तो बचा, इतना बटे इतना करेंगे, तो Lng क्या लिखेंगे बेटा, Lng। सबसे पहले तो यही आप समझ लो, हम सभी जानते हैं 1n2 इज इक्वल टू होता है n2/n1, इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो अगर लिखा है Lng, इसका मतलब क्या होगा, Ng क्या होगा बेटा, Ng/nl, इतनी बात तो समझ में आ रही है, और -1। अब इतना तो आप जानते हो, अगर किसी का अपूर्णांक डायरेक्ट बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, निरपेक्ष अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष अपूर्णांक, तो Ang लिख सकते हैं और Anl लिख सकते हैं, कोई डाउट, ठीक है। इतना बटे ये, हाँ इसका RHS कितना है बेटा, Ang -1। बताओ ये बात समझ में आ रही है। अगर इतना हमको समझ में आ रहा है तो हमारा सोल्यूशन मिल गया भाई। चलो ध्यान देना क्या होगा, बहुत विस्तार से समझना, आराम से यही चीज समझना है, ध्यान देना। लिखा है Ang अपॉन Anl, और यहाँ क्या लिखा है, Ang। हमको एक चीज पता है, ये छोटा है ये बड़ा है, और ये आप लोगों को भी पता है भाई। ध्यान दीजिए, Ang में किसी चीज से भाग किया जाएगा, छोटा हो जाएगा नहीं जाएगा, तो ये छोटा, यहाँ डायरेक्ट Ang लिखा है, तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों पक्षों में एक घटा दो, क्या कर दो, एक घटा दो, तो Ang अपॉन Anl -1 इज लेस देन Ang -1। लो डायरेक्ट पता चल गया, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश ही तो लिखा है, Ang अपॉन Anl -1 ये अंश है, और Ang -1 ये हर है, तो अंश छोटा है और हर, कोई भी एग्जांपल ले लो, 3/4 इज लेस देन 1। हर अगर ज्यादा होगा तो भाग करवाओगे तो एक से छोटा ही मिलेगा, 0 कुछ मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी देखो, अंश छोटा है हर बड़ा है, इसलिए लेस देन 1। और यहाँ पर देखना f का गुणा सबसे ऊपर होगा, 1 का गुणा इसमें होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ लिखा क्या है, f का गुणा 1 में होगा तो कितना मिलेगा बेटा, Fa अपॉन 1 का गुणा Fl में होगा तो Fl, तो Fa अपॉन Fl इज लेस देन 1, यानी कह सकते हो Fa इज लेस देन Fl, यानी जो, लेकिन अनुपात पूछा था तो अनुपात तो आपको यही बता देना है ना, ज्यादा उसमें शोध करने की जरूरत नहीं। क्या, Fa अपॉन Fl इज लेस देन 1, आंसर मिला ना बेटा, कितना आ रहा, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, तो इतना ही करना है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, आप लोग फटाफट करोगे हो जाएगा इतना, एक क्लियर, इतना बड़ा। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, क्या कहा है, अनुपात याद कीजिए, कर देना याद, वैसे डायरेक्ट याद कैसे रखोगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर से ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना है। याद करो, मैंने आपको आयनन ऊर्जा और आयनन विभव बताया। आयनन ऊर्जा मैंने क्या कहा,
आयनित करने के लिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो आयनित करने के लिए आवश्यक। बात समझ में आ रही है? जब आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़े थे उसे में आपको बताया गया था आसान भाषा में। अच्छा, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन वाला समझिए थोड़ा। चलो ध्यान देना बेटा, ई आयनन बराबर याद रखना ई इंफिनिटी माइनस ई एन, इतना याद रखना। बात समझ में आ रही? ये फार्मूला हो गया। अब बहुत आसान काम है यार, ई इंफिनिटी क्या होगा? 0। अरे क्यों? तो इसलिए चूंकि ई एन आप सभी जानते हो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होता है, यही होता है ना। एन की जगह अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी का मतलब यहाँ 1/0 हो जाएगा, 1/0 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ई एन लिखना है तो माइनस पहले से था और ई एन बराबर -13.6 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर कितना आएगा बेटा? हटा रहा हूँ इसको। आंसर कितना आएगा? ई आयनन। जब भी आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहे, जब भी आयनन ऊर्जा पूछे तो ई आयनन बराबर, यहाँ प्लस, 0 का कोई मतलब रहा नहीं, तो प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको लगाना। बताओ बात समझ में आई? प्लस में आएगा, वही चीज है बस प्लस में है। बात समझ में आ रही है? यानी कक्षा में ऊर्जा जो थी वो माइनस में थी, ये प्लस में है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा याद रखना, अगर हाइड्रोजन के लिए कह रहा है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के लिए कहा, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप सभी जानते हो भैया मूल क्या कह रहा है? मूल ऊर्जा स्तर। तो जेड का मान कितना होगा? 1। जेड का मान भी 1 होगा और एन का मान भी 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, और मूल ऊर्जा स्तर का, इसलिए एन का मान भी 1। ठीक है, अब फटाफट इसमें वैल्यू रख दो, आंसर ले लो। तो ई आयनन, देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपको डायरेक्ट क्या लिखना होगा वो देखना। ई आयनन इज इक्वल टू कितना? 13.6, जेड का मान 1, एन का मान 1 का स्क्वायर, इस सबका कोई मतलब नहीं रहा, 1 बचेगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, ये एनर्जी आ गया। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए इतना याद रखना डायरेक्ट। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है? आयनन विभव पूछा है। बहुत आसान बात है यार, हम सभी जानते हैं W/Q इज इक्वल टू V। यहां से अगर W की वैल्यू निकाले तो Q भाग में उधर जाएगा गुणे में, Q इंटू V। अब W किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर E, तो E बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E। बात समझ में आ रही? Q की जगह क्या लिख देंगे? E, और विभव V। अब यहाँ पर E आयनन लिखा था, अगर ये E आयनन है तो V क्या होगा? आयनन, बस। तो जहां पर E आयनन लिखा है वहां पे EV आयनन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो यहां पर लिखेंगे E इंटू V आयनन, तो आयनन विभव मिल गया। लो भैया, बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से देखो E इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, क्या होगा? इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो V जो आयनन होगा बेटा वो 13.6 वोल्ट। क्या लिखोगे? 13.6 वोल्ट। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? चलो भैया, आपसे पूछ रहा है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। भैया विमीय सूत्र तो आप लोग निकालोगे। बात समझ में आ रही है? मैंने बार बार कहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो बताओ अभी किसी को, बोलो। नहीं है ना? ठीक है, ध्यान देना बेटा, विद्युत चालकता की परिभाषा पूछ रहा है। मैंने आपको समझाया है, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, और विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। बात समझ में आ रही? विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। और चालकता को हम लोग किससे लिखते थे भैया? सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकत्व, या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। बात समझ में आ रही है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट प्रतिरोध या फिर चालकता कहते हैं। क्लियर? अब देखो इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है बेटा? अभी 1 है, उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम प्रतिरोध R, R बराबर क्या लिखना? ध्यान देना बेटा, R बराबर होता है V/I।
क्या होता है बी अपान आई। बी की वैल्यू, बी का आप कैसे निकालोगे, बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, क्या होता है तो डब्ल्यू अपान क्यू इंटू आई, क्यू बराबर आई इंटू टी, तो आई स्क्वायर इंटू टी। डब्ल्यू कार्य, बल गुणे विस्थापन, वहां से निकाल लेना बीमा, एम एल टी माइनस टू और यल, और आई धारा है, ए स्क्वायर एम्पियर है ना, और टाइम का टी, आर का निकाला है। अब मीटर का कौन नहीं जानता, ऐसा गधा है, सब मिल जाएगा। और सबको उल्ट देना, क्या करना, उल्टा कर देना, इनवर्स आ जाएगा। कोई डाउट, ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा। अब उसके बाद पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त अमीटर, ध्यान से देखना, किस धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, बताओ कि भाई आरएमएस मान को, किसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस मान, यानी वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है, या फिर नहीं याद है तो आभासी मान, या फिर प्रभावी मान। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, एक नंबर मिल जाएगा यार। उसके बाद होल पर कितना आवेश होता है, होल का मतलब बेटा कोटर, मैंने कहा था कि अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में लिख देता है होल, ठीक, तो कोटर, कोटर पर कितना आवेश होता है, बड़ा आसान काम है यार। मैंने कहा था जब भी कोटर की बात आएगी तो आप समझ लेना ऐसे, आभासी रूप से मानना, क्या, धनात्मक इलेक्ट्रॉन, क्या मानना। अच्छा आप बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये माइनस में होता था। अच्छा कोटर है तो प्लस हो गया, कोई डाउट। फिर क्या है, पी एन संघ डायोड का परिपथ संकेत बनाइए, बनाना पड़ेगा, क्या होता है बताओ, एक तीर बनाओ भैया, ठीक है, एरो हेड किसको प्रदर्शित करेगा, पी, और ये एन को, ये क्या होगा एनोड, और ये क्या होगा कैथोड। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये लेक्चर आप लोग देखोगे तब तो समझ में आएगा, बात समझ में आ रही है। और कोई उठा के देखने लगा तो हो सकता है कि उड़े, बहुत तेजी से उड़ेगा, है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए कह रहा है, आंसर मिलाते चलना भैया, वो आपका काम है, ठीक। 4 नंबर देखना बेटा, कह रहा है रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसकी आवृत्ति अधिक होती है। बहुत आसान काम है यार, कहाँ बनाए, यहाँ पे देखना ध्यान से भैया, क्या था, तो मैंने आपको एक कोड बताया था, क्या, रे मा दी, है ना परा एक्स गामा, यही तो था। अब ध्यान देना, मैंने आपको तरीका बताया था कि रेडियो तरंगों का जो लेमडा होता है सर्वाधिक, और गामा किरणें जो होती हैं उसका लेमडा सबसे कम, न्यूनतम। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या, यहीं पे जगह निकाल लिया जाएगा, क्या, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। न्यू क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब है कि रेडियो तरंगों का अगर तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है तो आवृत्ति सबसे कम, और गामा तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो आवृत्ति, अब आवृत्ति ही तो हमको देखना है, तो आवृत्ति इधर से इधर की ओर जैसे जैसे चलेंगे बढ़ता जाएगा स्पेक्ट्रम। अच्छा तो रे का मतलब रेडियो, मा का मतलब माइक्रो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, यही तो आपका सूक्ष्म तरंग है। तो आप ध्यान देना, इसकी तुलना में इसकी आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। तो यही तो पूछा था, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों, इन्हीं दोनों से तुलना करना है, किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो किसकी आवृत्ति अधिक होती है, सूक्ष्म, किसकी, सूक्ष्म। कोई डाउट बोलो, नहीं, भर गया यार, और भी कुछ है इसमें, नहीं, खंडवा खत्म, 3 पे आ जाओ भैया, ठीक है। खंड सा कह रहा है का, नाभिक की द्रव्यमान क्षति, क्या बात है, ये सब तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा, नाभिक का द्रव्यमान क्षति, बताओ यार, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, हो गया द्रव्यमान क्षति, ठीक है। फिर भी देख लो डेल्टा एम क्या था भैया, नाभिक का न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, तो आप बताओगे प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी, एक प्रोटॉन का था, जड़ प्रोटॉन होते हैं, हो गया। अब न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ना है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड। अच्छा कितने द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, एम एन, ये हो गया टोटल किसका, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, क्योंकि कुछ कम होता है ना, कितना कम होता है देखने के लिए घटाएंगे, हो गया द्रव्यमान क्षति। कह रहा है बंधन ऊर्जा परिभाषित करो, बहुत आसान काम है यार, द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इतना द्रव्यमान क्षति होगा तो इतनी ऊर्जा रिलीज होगी ना, दूसरे रूप में बता सकते हो, इतनी ऊर्जा देंगे तो न्यूक्लियन अलग अलग हो जाएंगे, यानी कह सकते हो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक है।
तो क्या होगा, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, ईबी। कोई डाउट नहीं? चलो आगे चलो, समझ में भी आ रहा है कि मैं ऐसे चल रहा हूँ? आ रहा है, ठीक है भैया। अगला देखना, क्राउन कांच के द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस बनाना है कहा, लेंस मेकर फार्मूला याद कर लेना, लेंस निर्माता सूत्र, क्योंकि उसी से तो बनाते हैं। ठीक है, लेंस बनाना है, ठीक है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं? हमसे त्रिज्याएं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? R1 और R2, और नहीं दिया है तो हम लोग बराबर मान लेंगे, यही पूछ रहा है। नहीं दिया है ना? द्वि अवतल लेंस है, दोनों तरफ अवतल होगा, लेकिन दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम रखेंगे, ठीक, क्योंकि दिया नहीं है यार। ओके, फिर कह रहा है लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर, यानी कि -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दे दिया 1.65, कोई बात नहीं, जो जो दिया है लिख लो भैया। पावर दे दिया -2.5 डायोप्टर। अच्छा, अपवर्तनांक दे दिया कितना बेटा? 1.65, कोई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं लेंस निर्माता सूत्र 1/f = n-1 × 1/r1, r1 की जगह r लिखेंगे, और -1/r2, r2 की जगह भी r लिखेंगे। लेकिन मैंने कहा था फार्मूला लगाते समय चिन्ह सहित आपको रखना है, तो चिन्ह सहित रखने के लिए पहले अवतल लेंस का है ना, द्वि अवतल, यानी दोनों तरफ से अवतल होगा, ऐसे बना लेना। ये लो, दोनों तरफ से क्या है? अवतल। अब अगर इधर की ओर हम लोग देखें तो ये इसकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या R1, बात समझ में आ रही है? और ये इसकी वक्रता त्रिज्या R2। आप देख पा रहे हो ये ऋणात्मक होगा, और ये यानी R1 कैसा होगा? ऋणात्मक। R2 कैसा होगा? धनात्मक। वहां प्लस R लिखने की जरूरत है, तो प्लस R लिखेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर नहीं दिक्कत है तो सॉल्व करेंगे। n-1, n की वैल्यू 1.65, 1.65 में से 1 घटाओगे तो 0.65 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 1.65 था, इसमें से 1 घटा दे, इतना मिला, इंटू माइनस कॉमन कर लेना बेटा। क्या करना? तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो जब प्लस हो जाएगा तो हर बराबर होगा, अंश जुड़ जाएगा, 1 1 2। कोई डाउट? यहाँ 1/f, 1/f ही तो फोकस दूरी वो होता है, फोकस दूरी का उल्टा पावर, लेंस की शक्ति P, याद ये रखना मीटर में, 1/f मीटर में, यानी फोकस दूरी को आपने मीटर में लिया है तब पावर लिखा है, तो आंसर भी आपका R की किस में आएगा? मीटर में। किस में आएगा? हाँ, नहीं तो 100 लिखते हो ना F, सेंटीमीटर में। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। P भी आपको दिया है बेटा, कितना? -2.5 = माइनस, अच्छा 65 दूना कितना होता है? 130, 130, 2 अंक के बाद 1.3 बटे R, यही तो हुआ। माइनस से माइनस कट जाएगा, R को इधर ले आओ, 2.5 को उधर भेज दो, तो भैया R = 1.3, 2.5 इधर गुणे में रहेगा, इधर आएगा, ठीक है, दशमलव हटा दिए। 25 से 13 को भाग करना है, 25 से 13 को भाग करेंगे तो 0.52, अच्छा किस में? मीटर में। 100 से गुणा कराओगे तो 5.2 सेंटीमीटर। एक बार चेक करना, क्या था? भाग करना है बेटा, 0.52, सही है, आंसर चेक करना बेटा। अच्छा एक चीज याद रखना, ये तो आपने R का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला है, R का R1 कैसा था? नेगेटिव, तो R1 की जगह क्या लिखोगे आप? -R, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? -52 सेंटीमीटर। अच्छा R2 की जगह आप लिखोगे +R, क्या लिखोगे? यानी कि 52 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो, एकदम क्लियर, कोई डाउट? अच्छा आप पूछ रहा है गा पी एन संध डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। अग्र अभिनत स्थिति बड़ा ही आसान है यार, आपने पढ़ा कि ये पी एन जंक्शन डायोड है, पी क्षेत्र होगा, पी रीजन, और ये एन रीजन, बात समझ में आ रही है? एन क्षेत्र, पी रीजन में बहुसंख्या का आवेश वाहक कौन होगा? और इसमें इलेक्ट्रॉन, ये प्रतीक हम लोग लेते थे। इसको अग्र अभिनत में जोड़ना है, यानी पी क्षेत्र को धन से और एन क्षेत्र को ऋण से, यानी ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर। अगर ऐसा हुआ तो बहुसंख्या का आवेश वाहक संधि की ओर आगे बढ़ेंगे, किसकी ओर? यही आपको बताना है उसमें, ठीक है ना। प्रचालन को समझाइए, कैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, संधि की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको पता है यहाँ पर सहसंयोजक बंध टूटेगा, ठीक, सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे धन टर्मिनल में क्या करेगा? बैटरी के प्रवेश करेगा इस तरीके से। अच्छा
यहाँ से एक, जब सहसंयोजक बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चला आया, कोटर बचाना, एक कोटर अधिक हो गया, वो यन क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, अच्छा, यन क्षेत्र में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो आकर इलेक्ट्रॉन और कोटर संयोग करके समाप्त होने का मतलब आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन बद्ध हो जाएगा। ठीक है, और कोटर का भी अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस कमी को यहाँ से ये पूरा करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहेगा भैया जहां कम थे बताओ हम आ रहे हैं, वहां पे पहुंचकर और उसकी पूर्ति कर देगा। इस प्रकार बाह्य परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये बात तो समझ में आ रही है। और संधि में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, किसके कारण? बहुसंख्यक आवेश वाहकों। ये प्रचालन था, इसको समझाना मैंने शॉर्ट में बता दिया। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है अमीटर में संट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर, संट प्रतिरोध यानी यस का मान बढ़ा देने पर उसके परास भी घट जाती है। क्या होती है? अभी समझा रहा हूं कैसे, अभी तो डायरेक्ट बता रहा हूं। परास रेंज जो होता है, घट, परास का मतलब कितने एम्पियर तक ये मापेगा। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न प्रतिरोध का क्या बोलते हैं? अगर प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो रेंज उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि भैया मान लो अगर 12 एम्पियर तक मापता रहा होगा, आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया तो 10 एम्पियर मापेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कह रहा तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव, तो सुग्राहिता बढ़ जाती है। सुग्राहिता आप खुद समझिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी वर्कलोड दिया गया है कि भैया पूरे चैप्टर का आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उल्टा सीधा पढ़ के जाओगे, जल्दी जल्दी में इंपॉर्टेंट है पढ़ के चले गए। अगर आपसे कह दे कि वो लिख के चैप्टर का ले जाएगा, अरे एकदम चार्ट लोगे सर जी, वो कॉन्सेप्ट आप एरिया कहाँ लिखवा है फिर। बात समझ में आ रही है? एक एक लाइनिया पढ़ के जाओगे, एक एक चैप्टर का देना ना, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी नहीं बढ़ी, सुग्राहिता बढ़ गई आप अपने काम के प्रति, तो वैसे उसका भी है। जब रेंज ही कम हो गया तो कम धारा को मापना है, कम धारा को मापना है तो बढ़िया से मापेगा। बात समझ में आ रही है? और चलो इसको थ्योरी से तो समझ ही लिए, वैसे मजाक में अब इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट देखना बेटा, आपको पढ़ाया गया है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना। आप सब पहले से जानते हो, कोई ये परिपथ होगा और इस परिपथ में क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है? जिसका प्रतिरोध जी है, इसमें कुल धारा आई बह रही है, जो धारा आई बह रही वही उसका रेंज है, इतना धारा मापेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्षतिग्रस्त ना हो या फिर अमीटर में चेंज करने के लिए निम्न प्रतिरोध का एक संट लगाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका प्रतिरोध हम लोग यस मानते हैं। कोई डाउट? इसी पूरे को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अमीटर। क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। ध्यान देना, आई धारा जा रही थी, यहाँ पर दो भागों में बटेगी, एक इधर और एक इधर। तो इधर तो जाएगा आई जी, गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जा रही है, जो बचेगा वो इसमें जाएगा। पूरी धारा आई थी, आई में से आई जी उधर चला गया, तो इधर कितना बचा? आई माइनस। क्या बात है यार, आप लोग तो तेज हो गए एकदम। आप ध्यान देना भैया, ये और ये समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इनके विभवांतर बराबर होने चाहिए। विभवांतर का मतलब V बराबर आई आर। क्या होता है? आई आर। तो आई कितना है भैया? आई माइनस आई जी, ये तो हो गया। आर कितना लिखा है? एस, प्रतिरोध है ना, ये हो गया इसका विभवांतर। इसका विभवांतर इसके बराबर होगा। यहाँ आई कितना है? आई जी। प्रतिरोध कितना है? जी। क्या बात है, हमको रेंज देखना है, आई रोकना, बाकी सबको उधर भेजना। तो इसलिए एक स्टेप सॉल्व करेंगे, आई माइनस आई जी। ठीक है, यस यहाँ पर गुणे में था, उधर जाएगा भाग में, तो आई जी इंटू जी बटे यस, यस भाग में आ गया। कोई डाउट नहीं ना? अब ध्यान देना, आई जी इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, और आई जी कॉमन भी कर लेंगे। आई बराबर आई जी कॉमन करेंगे, जी बटे यस, इधर माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, और एक बचेगा क्योंकि आई जी बाहर कर लिए। अब खुद ध्यान से देखो, प्रतिरोध यस को बढ़ा दिया गया, यस को बढ़ाओगे तो यस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से आप जी को भाग करोगे कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा ना। कम होने का मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटेगी। इस पूरे की वैल्यू घटने का मतलब रेंज घट गया। आई घटा कि नहीं घटा? और सेंसिटिविटी आपको पढ़ाया ही गया है गैल्वेनोमीटर का, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। बात समझ में आ रही है? क्या था भैया? एस आई इज इक्वल टू 5/I, यही तो था। ये घटा तो ये बढ़ा। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? अगर हो तो बताओ। ठीक, तो ये भी खत्म हो गया, खंड सा भी। आगे चलें? कौन सा? क्या कह रहा? ठीक है ना यहाँ? चलो आगे चलते हैं। हाँ भैया, अब ध्यान दो बेटा। कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें। क्या बात है? रुक जाओ भैया, डुबोने उबने का बात आ गया है, तो मर्डर वाला है।
ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्यूशन देखना 4 का 3 नंबर का है भैया, थोड़ा नीक से लिखना है ना ताकि मिल जाए 3 नंबर। कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को हम लोग जल में डुबो दें, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन। दो चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करना है आपको। एक तो कह दिया पतला प्रिज्म, क्या कह दिया, बताओ पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र बताओ। पूरा देखो, आपको बताया गया था कि जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा साइन, हाँ बोलो, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, यही तो कहा गया था। अब मैंने कहा था जब लेंस पतला हो, प्रिज्म क्या होगा, पतला हो, यानी कि उसका जो प्रिज्म कोण है a इज लेस देन 10 डिग्री, कहीं लिखा रहता है, कहीं 5 डिग्री लिखा रहता है, कुल मिला के 10 डिग्री से क्या है, कम, तब वो पतला प्रिज्म होगा। अब पतला प्रिज्म होगा तो कोण सारे पतले बनेंगे, यानी साइन थीटा बराबर थीटा क्या होगा लगभग, यानी ये साइन हटा दो, पतले प्रिज्म के लिए ये हो जाएगा। अब इसके लिए यही आपको ढूंढना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी बात समझ में आ रही है। ए इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा यार, एन ए प्लस डेल्टा एम, इतना सोचते हो, ए माइनस में रहेगा इधर, तो एन माइनस 1 ए कॉमन कर लेना, यही डेल एम यानी डेल्टा एम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये पतले प्रिज्म के लिए। जब तक पतला प्रिज्म नहीं कहेगा तब तक आप यही लगाओगे, साइन लिखा रहेगा यहाँ, है ना। अगर पतला प्रिज्म कहेगा तो ये लगा। तो यही पूछ रहा है अल्पतम विचलन बताओ, चलो बताते हैं भैया, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। हाँ चलो ध्यान दो, वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। अच्छा ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले वायु के सापेक्ष देख लेते हैं। जब प्रिज्म किस में है, वायु में, जब प्रिज्म वायु में, किस में बेटा, तब देखो पतला प्रिज्म है तो डेल्टा एम। अच्छा यहाँ पर आप पहचानने के लिए कुछ लिखा दो, ए लिख दो, ए का मतलब ई है वायु के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है भैया, तो फार्मूला क्या होता था, n माइनस 1 इंटू ए। तो n क्या होता है, वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी ए एन जी, प्रिज्म ग्लास का ही तो बना होगा, ए एन, ये कांच का लिखा भी तो है, तो ए एन जी वायु के सापेक्ष, वायु में रखा है -1 और इंटू ए, इसको बना लो फर्स्ट। अच्छा जब प्रिज्म किस में है बेटा, जल में डुबो दिया गया, जल में है, चलो भैया डुबो दिए, तब उसका जो न्यूनतम विचलन कोण होगा उसको W से लिखना, जल में डुबोया गया ना, ठीक है, बराबर होगा कितना। अब देखो जल में है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या लिखोगे बेटा, WNG -1 और इंटू ए, इसको बनाना सेकंड। हमको चाहिए क्या, यही तो चाहिए, सिद्ध करना है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कब, जब जल में डुबो दिया गया है, यानी ये SMW किसका, तो बताएंगे जब वायु में था उसका 1/4 है, यानी इस कोण का क्या होगा, 1/4 गुना होगा, या फिर 4 से इसको भाग कर दो, उसके बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। तो ये चाहिए, सेकंड को आप फर्स्ट से भाग कर देना, क्या करना, फर्स्ट से भाग। चलो कराते हैं, LHS को LHS भाग करेगा, RHS को RHS, तो LHS को यानी यस बोल रहा हूँ, डेल्टा एम किस में बेटा, वाटर में, अपॉन डेल्टा एम किस में, वायु में, बराबर RHS क्या है, WNG, हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, एक काम करेंगे, चलो अभी बगल में लिख लेंगे, WNG -1 बटे, अच्छा ए भी है इंटू ए बटे ANG -1 इंटू ए। चलो भैया ए अपने घरे चले जाएंगे, और आप जानते हो, चूंकि हम सभी जानते हैं बेटा, ध्यान देना, क्या 1n2 इज इक्वल टू n2 अपान n1, जानते नहीं जानते, 1n2 बराबर n2 अपान, तो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखना चाहें तो बोल सकते हैं भैया WNG इज इक्वल टू NG अपान NW, और ये सब किसके सापेक्ष होगा, वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष होगा, डायरेक्ट बता जा रहा है, इसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इसकी वैल्यू तो हमको चाहिए, WNG की वैल्यू चाहिए ना, तो WNG बराबर कितना होगा, ANG आपको दिया है 3/2, कितना दिया है, होल डिवाइडेड बाई ANW कितना दिया है, 4/3,
एक काम करना, 3 का गुणा अंश में हो जाएगा और 4 का गुणा हर में हो जाएगा। कुल मिला के आएगा कितना, 3 त्रिक का 9 बटे 4 दूनी 8, 9 बटे 8। क्या बात है, यहाँ वैल्यू रख दो, 9 बटे 8 -1, तो 9 - 8 बटे 8, यही तो होगा। और ध्यान देना, कहाँ है भाई, कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना, बटे ANG की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 बटे 2। 3 बटे 2 में से एक घटा के लिखना है, तो 3 - 2 बटे 2, यही तो आएगा, बराबर ये लिखा रहेगा। ध्यान देना, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का गुणा 1 में होगा 1, और 1 का गुणा 4 में होगा 4। तो कुल मिला के भैया कितना आ गया, थोड़ा जगह और चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं तूफान उफान तो नहीं आया ना न्यूमेरिकल में। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है न्यूमेरिकल। कहाँ कठिन है न्यूमेरिकल, नहीं कठिन है ना चलो इधर देखो, होना भी नहीं चाहिए, ध्यान देना। डेल्टा एम किसमें बेटा, वाटर में, बटे डेल्टा एम किसमें, ईयर में। अब बराबर कितना आया, 1 का गुणा 1 में होगा 1, बटे 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 का गुणा 4 में होगा 4। अब ये देखो भाग में उधर जाएगा गुणे, तो एस बोल रहा हूँ, डेल्टा एम यानी कि मिनिमम डेविएशन एंगल किसमें बेटा, वाटर, ये भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो डेल्टा एम किसमें, ईयर में, और बटे 4। यही तो प्रूफ करना था यार, बताओ, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि टाइम हो गया है ना, लेकिन फिर भी इसको उड़ा दें, 1 मिनट का है, 1 मिनट का है। ध्यान दो, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए, ये आप लोग करोगे, पहले से आपको पढ़ाया गया। विस्थापन धारा की आवश्यकता, बात समझ में आ रही है, क्या सार्थकता थी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और इसके चालन धारा के बीच कलांतर, यानी कि विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर 0। बात समझ में आ रही है, ये याद रखेंगे। कह रहा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझा दिए, 3 ही नंबर का है, कर लोगे ही यार, है ना। आसान भाषा में, नाभिकीय विखंडन का मतलब टूटना है, भारी नाभिक टूटेगा एक न्यूट्रॉन लेकर के, हो गया नाभिकीय विखंडन। संलयन का मतलब हल्के नाभिक, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल, अति उच्च दाब पर जाकर मिलेंगे, भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात हो तो यूरेनियम 235 लिख देना, बार बार आपको बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। एक न्यूट्रॉन दोगे, क्या बनेगा, यूरेनियम 236। भाई एक न्यूट्रॉन का मतलब एक न्यूक्लियन दिया आपने, तो 35 से 36 हो जाएगा न्यूक्लियनों की संख्या। आप सभी जानते हो ये बहुत ही अस्थायी है, 10⁻⁻12 सेकंड तक ही रहता है। उसके बाद 2 हल्के नाभिकों में जो तुलनीय द्रव्यमान के टूट जाएगा, किसमें बेरियम क्रिप्टॉन। मैंने आपको बताया है बार बार, यही आपको नहीं मिलता 56 36, बात समझ में आ रही है, 144 89, बार बार यही नहीं मिलता, ठीक, ये इसलिए याद रखना। अच्छा, 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, 301। अच्छा, ऊर्जा कितनी मिलती है, तो ऊर्जा जो होती है बेटा अप्रॉक्सीमेट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से, कितना, लगभग, ठीक है ना, कोई डाउट। कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि भैया A1 A2 प्लस यहाँ पर 3 जो लिखा है X, इन सबका योगफल कितना होना चाहिए, 236, कितना, न्यूक्लियनों की संख्या बराबर, और ये 56 36 कितना होना चाहिए, 92। अच्छा, अगर बात करें नाभिकीय संलयन की, तो 3 न्यूट्रॉन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, बात समझ में आ रही है, और कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आपको रटा है, ठीक, चलो।